हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितना भी क्वेश्चन बनता है, यदि आप लोग इस क्लास को देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और यह बुक जो है सो एस.के. झा सर का बुक है, जिनमें से हम लोग साइंस में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस बुक पर वीडियो चाहिए। तो एग्ज़ाम में देखा जाता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वन लाइनर के रूप में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है वह क्या होती है। तो वैसा सिस्टम जो प्रजनन करने में सपोर्ट करती है, सहायता करती है, उसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो प्रजनन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली तो हम लोग समझते हैं कि प्रजनन जो है सो यानी कि प्रजनन जो होती है, रिप्रोडक्टिव जो होती है, वह किस किस उम्र में होती है। तो चलिए पहला देखते हैं पुबर्टी। तो पुबर्टी जो होती है यह उम्र की वह अवस्था होती है जब प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रजनन अंग जो होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है, तो किस एज में काम करना शुरू कर देती है। तो पुबर्टी एज में काम करना शुरू कर देती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में मनुष्य में पुबर्टी की उम्र अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अलग अलग भौगोलिक स्थिति में मनुष्य में पुबर्टी की उम्र जो होती है वह अलग अलग होती है। भारत में जो होती है, जैसे मेल जो है तो उसका प्रजनन अंग जो होती है काम करना शुरू कर देती है। तो 14 साल से लेकर यानी कि प्रजनन अंग 14 साल से 16 साल के बीच में प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देती है। और फीमेल में पूछेगा तो 13 से 15 साल में प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देती है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी उम्र में प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देती है। तो पुबर्टी एज में प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देती है। और यह जो अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में जो होती है सो अलग अलग होती है। और भारत में जो होती है सो प्रजनन अंग जो मेल में 14 से 16 वर्ष में शुरू कर देती है और फीमेल में 13 से 15 वर्ष में प्रजनन अंग काम करना शुरू कर देती है। ठीक उसी प्रकार से महिलाओं की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देता है। क्वेश्चन पूछेगा कि महिलाओं का वह उम्र क्या कहलाती है जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देती है, यानी कि वह जब बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है तो उस उम्र को क्या कहते हैं। तो उस उम्र को मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। इसमें होती क्या है, ओवम का निर्माण बंद हो जाता है, तो वह क्या कहलाती है, मेनोपॉज कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा कि महिलाओं का वह उम्र जिसमें अंडा का निर्माण होना बंद हो जाता है उसे हम लोग मेनोपॉज अवस्था कहते हैं। तो उम्र जो होती है, जिस उम्र में प्रजनन अंग काम करना बंद कर देती है तो उस उम्र को हम लोग मेनोपॉज अवस्था कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो भारतीय महिलाओं में जो होती है प्रजनन अंग जो होती है किस वर्ष में काम करना बंद कर देती है। तो 45 साल से 50 वर्ष की उम्र में प्रजनन अंग बंद कर देती है, क्योंकि अंडा निर्माण होने में ओवम का निर्माण होना बंद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब पुरुष में बोले तो पुरुष की वह अवस्था क्या होती है जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देती है। तो पुरुष की वह उम्र जिसमें प्रजनन अंग काम करना बंद कर देती है
तो उस उम्र को हम लोग एंड्रोपॉज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और एंड्रोपॉज उम्र में क्या होता है, तो एंड्रोपॉज उम्र में ये होता है कि स्पर्म का निर्माण बंद हो जाता है। जिस प्रकार महिलाओं में ओवम का निर्माण बंद हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से एंड्रोपॉज में यानी कि पुरुष की वह उम्र जिसमें प्रजनन अंग काम करना बंद कर देता है, तो उसमें क्या होती है, स्पर्म का निर्माण बंद हो जाता है। तो उसी को हम लोग एंड्रोपॉज, उस उम्र को हम लोग एंड्रोपॉज के नाम से जानते हैं। तो यह उम्र जो होती है, जो भारत के जो पुरुषों के लिए है, सो 55 से 60 साल के बीच होती है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से यानी कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मानव प्रजनन तंत्र जो होती है, सो 3 अवस्था होती है, जिनमें से प्रजनन अंग काम करना चालू करती है, और एक होती है यानी कि जिनमें से प्रजनन अंग काम करना बंद कर देती है। तो महिलाओं के लिए जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देती है, तो उस अवस्था को मेनोपॉज कहते हैं, और पुरुषों के लिए जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देती है, तो उस अवस्था को एंड्रोपॉज कहते हैं। लेकिन जब काम करना शुरू होती है, तो उस अवस्था को पुबर्टी कहते हैं। ठीक इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। तो जो पुरुष प्रजनन तंत्र जो है, से क्या क्या है समझिए। ऑर्गेन मतलब अंग होता है, तो तंत्र भी होता है, ध्यान रखिएगा। मेल मतलब क्या होता है, पुरुष। रिप्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, प्रजनन। ऑर्गेन मतलब क्या होता है, तंत्र। तो इस फिगर को आप लोग ध्यान से समझिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, कौन कौन सा ऑर्गेन है, कौन कौन सा अंग है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कार्य करती है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मानव यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र। तो पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पुरुष प्रजनन तंत्र जो होती है, वह उसका मुख्य अंग जो होती है, वह क्या होती है, तो वह टेस्टिस होती है, जिसे हम लोग विर्सन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विर्सन जो होती है, वह उसकी संख्या जो होती है सो कितनी होती है। तो विर्सन की संख्या जो होती है सो 1 जोड़ी होती है। तो क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि पुरुष प्रजनन तंत्र का मुख्य यानी कि मेन जो है, मुख्य अंग जो है, वह कौन है, तो वह विर्सन है, ध्यान रखिएगा। और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, यानी कि सहायक प्रजनन तंत्र कौन है, तो एपिडाइमिसिस हो गया, सेपिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और कॉफर्स ग्लैंड हो गया। तो ये सब जो हो गया सो क्या हो गया, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य में पूछे मेन में तो विर्सन है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वृष यानी कि टेस्टिस, तो संख्या जो होती है टेस्टिस का वह कितना होती है। तो टेस्टिस की संख्या जो होती है सो 1 जोड़ा होती है। वृष जैसे कि देखते हैं, ये टेस्टिस की संख्या जो होती है सो 1 जोड़ी होती है। जैसे कि ये क्या है, तो ये जो से टेस्टिकल है, ठीक है, ये जो से टेस्टिकल है। तो टेस्टिकल यानी कि टेस्टिकल, ये क्या है, टेस्टिकल है। तो हम लोग देखते हैं, ये टेस्टिकल है, ये उरेथ्रा है, ये पेनिस है। तो सीरा जो है उरेथ्रा के माध्यम से क्या होती है, और वो जो से पेनस। तो जैसे कि जो पेशाब वगैरह जो करते हैं, तो पेशाब करने का रास्ता और स्पर्म को ले जाने का रास्ता जो होता है एक ही होता है। तो उरेथ्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र बाहर निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वृष की संख्या जो होती है सो 1 जोड़ी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिस तरह से ये जो अंदर जो पाया गया है, ये अंदर जो गोला भाग पाया गया, इसको हम लोग टेस्टिल कहते हैं। और क्वेश्चन पूछाता है कि इसका आकार जो होती है वृष का, यानी कि टेस्टिस का आकार जो होती है टेस्टिस का, वो कैसा होती है। तो टेस्टिस का जो आकार जो होता है सो ओवल होता है, अंडाकार के रूप में होता है, आप लोग सभी जानते हैं। और टेस्टिस का कार्य क्या होता है, तो विर्सन का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है
कि स्पर्म का निर्माण करना। तो स्पर्म का निर्माण किससे होता है? तो टेस्टिस से होता है। तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना, तो मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण कौन करता है? तो टेस्टिस करता है। ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग इतना सा इस वीडियो को यदि पूरी तरह से देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि पृष्ठ की संख्या जो से एक जोड़ी होती है, इसका आकार जो होता है सो गोलक अंडाकार होता है। और टेस्टिस का कार्य क्या होता है? तो स्पर्म का निर्माण करना। और मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण कौन करती है? तो टेस्टिस करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है। हम लोग सभी जानते हैं टेस्टिस के बाहर जो होती है एक पतली पतली त्वचा की थैली होती है, जिसे प्रीस्कोर्स यानी कि जिसे स्कोर्टम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है जिसे कि स्कोर्टम कहा जाता है। तो ठीक प्रकार से जैसे कि फिगर के माध्यम से समझाएंगे। चलिए देखते हैं ये क्या है। टेस्टिकल है। तो हम लोग सभी जानते हैं, जितना भी पुरुष है सभी लोग जानता है कि टेस्टिस जो होती है उसके बाहर से एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, यानी कि थैली होता है, जिसी को हम लोग स्कोर्टम कहते हैं। तो स्कोर्टम कहते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान यानी कि गर्भावस्था के दौरान टेस्टिस जो होती है यानी कि जो विल्सन जो होती है एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान टेस्टिस जो होती है टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान विल्सन जो होती है सूदार गुहा में स्थित होता है, जो जन्म के ठीक पहले स्कोर्टम में चला जाता है। तो जन्म के ठीक पहले जैसे ही जन्म होता है तो वह किस में चला जाता है? वो स्कोर्टम में चला जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, टेस्टिस विल्सन जो होती है वह कहाँ पे उपस्थित होती है? तो एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है, जो जन्म के ठीक पहले वह किस में चला जाता है? टेस्टिस जो है स्कोर्टम में चला जाता है। कि वो थैली जो होती है टेस्टिस का जो थैली जो होती है उसी में चला जाता है। स्कोर्टम की मदद से टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। तो स्कोर्टम की मदद से जो टेस्टिस जो होता है, जो विल्सन जो होता है, उसका तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो स्कोर्टम करता है। तो स्कोर्टम किसे कहते हैं? तो विशिष्ट कोश, यानी कि विशिष्ट कोश जो होती है वह टेस्टिस को यानी कि टेस्टिस को क्या करती है? तापमान को नियंत्रित करता है। लैंगिक प्रजनन में विविधता अधिक उत्पन्न होती है, यानी कि लैंगिक प्रजनन में विभिन्नता जो होती है वह कैसा होती है? अधिक होती है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टिस के अंदर तो स्पर्म का निर्माण जो होती है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पर्म का निर्माण जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो टेस्टिस में होती है। ध्यान रखिएगा, स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में यानी कि विल्सन में होती है, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि टेस्टिस का काम क्या होती है? तो विल्सन का निर्माण करना। ओके। स्पर्म मतलब क्या? शुक्राणु का निर्माण करना। जैसे कि यहाँ बता चुके थे ना कि क्या बताए थे कि मेल सेक्स हार्मोन जो होती है शुक्राणु, तो उसका जो से निर्माण करती है। हाँ, तो स्पर्म मतलब क्या होता है? शुक्राणु होता है। तो टेस्टिस का जो काम होता है वह शुक्राणु का निर्माण करना होता है। और ध्यान रखिएगा कि शुक्राणु का निर्माण जो होता है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम तापमान पर होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर जो स्पर्म का निर्माण होता है, तो स्पर्म का निर्माण शरीर से कितना डिग्री तापमान पर कम होता है? तो 2 से लेकर 3 डिग्री
कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण होता है। अर्थात स्पर्म का निर्माण जो होता है सो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका निर्माण जो होता है सो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इससे अधिक व कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं होता है, यानी कि 34 से भी कम और 35 से भी ज़्यादा तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। ताप को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम में वो ताप पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि उसका जो नियंत्रित करता है, जैसे कि पहले हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे कि स्क्रोट्रम जो होती है, स्क्रोट्रम की मदद से जो विरसन के तापमान को नियंत्रित करता है। तो विरसन को ताप को नियंत्रित करने के लिए ये क्या होता है, तो विरसन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के दिन में ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम में स्क्रोट्रम जो होती है सो सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, जिससे टेस्टेस शरीर के आसपास आ जाता है। टेस्टेस जो होती है वह शरीर के आसपास आ जाती है, जबकि गर्मी के मौसम में स्क्रोट्रम में एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, प्रसार। तो गर्मी के मौसम में स्क्रोट्रम जो से फैल जाती है, फिर प्रसार होने के कारण टेस्टेस जो से शरीर से दूर चला जाता है और इस प्रकार तापमान को वह नियंत्रित करता है। गतिशील जीवाणु जो होती है वह कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गतिशील जीवाणु जो होती है कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। टेस्टेस आंतरिक रूप से कई खंडों में विभाजित होती है। टेस्टेस जो है वीरेशन जो है सो आंतरिक रूप से, यानी कि आंतरिक रूप से कई खंडों में, खंडों इंग्लिश में उसे लॉब्स बोलते हैं, कई खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक लॉब्स में पतली नलीमा संरचना पाई जाती है जिसे सेमिनिफेरियस ट्यूबल्स कहा जाता है। तो टेस्टिस जो होता है आंतरिक रूप से कई खंडों में विभाजित होती है, तो कई खंडों में विभाजित होती है। तो प्रत्येक खंडों जो होती है, प्रत्येक लॉब्स में पतली नलीमा संरचना पाई जाती है जिसे सेमिनिफेरियस ट्यूबुलस कहा जाता है। सेमिनिफेरियस ट्यूबुलस के द्वारा होती क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि सेमिनिफेरियस ट्यूबुलस के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन यही पूछ सकता है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि स्पर्म का निर्माण जो होता है वह किससे होता है, तो टेस्टिस से होता है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ें, यदि वहाँ पूछेगा, कोई ऑप्शन में दिया रहेगा कि स्पर्म का निर्माण किससे होता है, टेस्टिस से होता है। यदि वह ऑप्शन में नहीं दिया है तो दिया रहेगा सेमिनिफेरियस ट्यूबुलस, क्योंकि स्पर्म का जो आंतरिक रूप होता है वह कई खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक खंडों में पतली नलीमा एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग सेमिनिफेरियस ट्यूबुलस के नाम से जाना जाता है। तो सेमिनिफेरियस ट्यूबुलस के द्वारा जो होती है सो क्या होती है, स्पर्म का निर्माण होती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण होती है। तो हम लोग सभी जानते हैं स्पर्म जो से शुक्राणु जो है, तो मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण जो होती है वह किससे होती है, तो सेमिनिफेरियस ट्यूबुलस से ही होती है। इसलिए सेमिनिफेरियस ट्यूबुलस को टेस्टिस की यूनिट कहा जाता है। तो पूछेगा कि वृषण की इकाई किसे कहा जाता है, वृषण की इकाई किसे कहा जाता है, तो सेमिनिफेरियस ट्यूबुलस को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सभी सेमिनिफेरियस ट्यूबुलस आपस में मिलकर टेस्टिस से बाहर एक घुमावदार गांठनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा फिगर समझते हैं कि सेमिनिफेरियस जो होती है, सेमिनिफेरियस ट्यूबुलस आपस में मिलकर टेस्टिस से बाहर, यानी कि वृषण से बाहर एक घुमावदार गांठनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एपिडर्मिस समझिए, ये है हमारी एपिडर्मिस, क्या है, ये हमारी है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस यानी कि जो टेस्टिस जो है, ठीक है, टेस्टिस, तो टेस्टिस जो है तो कई टेस्टिस जो से मिलकर एक गांठनुमा संरचना बनाने की कार्य की है जिसे हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। तो चलिए एपिडर्मिस का कार्य क्या होती है, तो
हिपोटामस के कार्य होती है कि मानव नर में मूत्र और वीर्य का प्रभाव के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मानव नर में, ठीक है, मूत्र और वीर्य मतलब शुक्राणु स्पर्म, तो मूत्र यानी यूरिन और स्पर्म के लिए, स्पर्म के प्रभाव के लिए एक ही रास्ता होती है, एक ही मार्ग होती है ये वाला, ठीक है। इसी से जाती है, इसी से यूरिन जाती है, इसी से स्पर्म यानी कि इसी से मूत्र भी जाती है और इसी से शुक्राणु भी जाती है। तो इस नली को इस नली को हम लोग क्या कहते हैं, तो मूत्र मार्ग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में उरेथ्रा कहा जाता है। तो उरेथ्रा के माध्यम से ही मूत्र और शुक्राणु, तो पूछेगा किसके माध्यम से मूत्र और शुक्राणु गुजरता है, किसके माध्यम से, किसके मार्ग से होकर, तो क्वेश्चन पूछे कि एक ही मार्ग होता है, तो किस मार्ग से मूत्र और शुक्राणु गुजरता है, तो मूत्र मार्ग से गुजरता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिडाइमिस आगे चलकर जब एपिडाइमिस का निर्माण होती है, तो एपिडाइमिस जो होती है, ठीक है, तो एपिडाइमिस क्या करती है, यहाँ पे आगे चलकर एक नलीमा संरचना का निर्माण करती है जिसे स्पर्म डक्ट कहा जाता है। एपिडाइमिस, जैसे कि ये हो गया एपिडाइमिस, ठीक है। एपिडाइमिस आगे चलकर, ठीक है, आगे चलकर क्या निर्माण कर देती है, आगे चलकर एक नलीमा संरचना युक्त निर्माण करती है जिसे हम लोग स्पर्म डक्ट कहते हैं। स्पर्म डक्ट मतलब क्या होती है, शुक्राणु नालिका, यानी शुक्राणु नालिका। डक्ट मतलब नालिका होता है, स्पर्म डक्ट यानी कि शुक्राणु नालिका, शुक्राणु को ले जाना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि एपिडेमिस आगे चलकर एक नलीमा संरचना का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एपिडाइमिस जब एक नलीमा संरचना का निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्पर्म डक्ट कहते हैं। अब स्पर्म डक्ट क्या करती है, अब इसके बारे में समझते हैं। तो स्पर्म डक्ट जो होती है वह स्पर्म डक्ट के आगे वाले हिस्सा में सेमिनल वेसिकल होती है। तो स्पर्म डक्ट जो है उसके आगे वाला हिस्सा में देखिए यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल है, उसका कार्य क्या है, तो सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर एंड कॉपर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्म डक्ट के आगे वाले हिस्सा में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिनरी ब्लैडर और कॉपर्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करते हैं। जो स्पर्म डक्ट यानी कि जो ये सब कार्यों को, जो निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करते हैं। तो देखिए, चलिए आगे देखते हैं कौन कौन कार्यों को संपन्न करते हैं। पहला कार्य है सेमिनल वेसिकल के द्वारा। सेमिनल वेसिकल के द्वारा क्या होती है, मिल्की लिक्विड का निर्माण किया जाता है जो स्पर्म को मूवमेंट के लिए माध्यम उपलब्ध कराता है। तो जब सेमिनल वेसिकल के द्वारा जब सेक्स करती है तो उसमें से एक मिल्की लिक्विड का निर्माण होती है। तो वह किसका निर्माण कौन निर्माण करती है, तो सेमिनल वेसिकल के द्वारा निर्माण होती है। वह क्या करती है, वह स्पर्म को यानी कि स्पर्म को शुक्राणु को गतिशील कराने में माध्यम उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मिल्की लिक्विड का निर्माण किससे होता है, तो सेमिनल वेसिकल से होती है। अगला क्वेश्चन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्य क्या है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा एक अल्काइन लिक्विड होता है। अल्काइन लिक्विड जो होता है जो क्षारीय द्रव, ठीक है, क्षारीय द्रव का निर्माण होता है जो उरेथ्रा की एसिडिटी को समाप्त करने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उरेथ्रा जो है यानी कि मूत्र मार्ग जो है उसका अम्लता को समाप्त करने का कार्य कौन करती है, तो एल्काइल लिक्विड करती है। और एल्काइल लिक्विड का निर्माण किससे होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उरेथ्रा की बाहरी यानी कि उरेथ्रा के बाहरी ओपनिंग के ठीक पहले दोनों तरफ छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती है जिसे कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कॉपर्स ग्लैंड किसे कहते हैं।
फिगर में नहीं है, अब यहाँ पे समझिए, ठीक है। उरेथ्रा जो है, ठीक है, उरेथ्रा जो मूत्र मार्ग है, ठीक है। तो यहाँ पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे कि उरेथ्रा के बाहरी ओपनिंग के, ठीक है, उरेथ्रा के जो बाहरी ओपनिंग के ठीक पहले दोनों तरफ छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। दोनों तरफ छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम लोग कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। तो कॉपर्स ग्लैंड के द्वारा एक लिक्विड का निर्माण होता है, जो प्रजनन क्रिया के समय लुब्रिकेंट यानी कि लुब्रिकेंट समय स्नेह का कार्य करता है, जिससे घर्षण द्वारा होने वाला नुकसान को समाप्त किया जाता है। तो इसका कार्य यही है। कॉपर्स ग्लैंड जो होती है, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड जो होती है, कॉपर्स ग्लैंड के द्वारा एक लिक्विड का निर्माण किया जाता है, जो प्रजनन क्रिया के समय क्या होता है, स्नेहक का कार्य करता है। स्नेहक मतलब क्या होता है, जैसे लुब्रिकेंट का कार्य करता है कि घर्षण द्वारा होने वाला जो घर्षण होता है, उस घर्षण के द्वारा होने वाला नुकसान को क्या करती है, समाप्त करती है, यानी घर्षण को होने वाला नुकसान को समाप्त किया जाता है। तो कॉपर्स ग्लैंड द्वारा स्पर्म डक्ट क्या है, तो स्पर्म डक्ट जो है वह स्पर्म डक्ट का वह हिस्सा जहाँ पर यूरेनरी ब्लैडर खुलता है, ठीक है, यानी कि शुक्रवाहिनी नलिका का वह हिस्सा जहाँ पे यूरेनरी ब्लैडर खुलता है, उसके आगे वाले भाग को उरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। जहाँ से मूत्र मार्ग निकलता है, तो यूरेनरी ब्लैडर जहाँ से खुलता है, उसके आगे वाले भाग को उरेथ्रा कहा जाता है। और उरेथ्रा जो होती है, उरेथ्रा मूत्र मार्ग यानी उरेथ्रा के माध्यम से यूरिन तथा स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। सेमिनिफेरियस ट्यूबुलस के आसपास जो होती है एक लीडिंग सेल्स नामक विशेष कोशिका पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सेमिनिफेरियस ट्यूबुल के आसपास कौन सी नामक कोशिका पाई जाती है, तो लीडिंग सेल्स नामक कोशिका पाई जाती है, जिसके द्वारा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। तो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किससे होता है, तो लीडिंग सेल्स के द्वारा होता है। कहाँ पे होता है, तो सेमिनिफेरियस ट्यूबुलस में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन, अब देखते हैं टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होती है। तो टेस्टोस्टेरोन का कार्य ये होता है, यह पुरुष में द्वितीयक यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होती है मेल में, तो पूछेगा कि यह पुरुष में द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करती है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन दाढ़ी मूछ का निकलना, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन का कार्य यही होता है कि दाढ़ी मूछ का निकलना, यानी कि दाढ़ी निकलेगा, मूछ निकलेगा। आवाज़ का भारी हो जाना किसका कार्य है, तो मेल सेक्स हार्मोन का कार्य है। दाढ़ी मूछ निकलना, सीने का ज़्यादा चौड़ा होना, भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होना। गर्भ व्यवस्था के दौरान टेस्टोस्टेरोन का निर्माण जो होता है, 3 महीने के बाद होता है। गर्भ व्यवस्था के दौरान टेस्टोस्टेरोन का जो निर्माण जो होती है, 3 महीना के बाद होता है। इसलिए बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन जो किया जाता है, 3 महीने से पहले करना संभव नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गर्भ व्यवस्था के दौरान टेस्टोस्टेरोन का निर्माण जो होती है, जब कोई बच्चा पेट में है यानी गर्भ व्यवस्था में है, तब उसका लिंग यानी सेक्स डिटर्मिनेशन, उसका लिंग परीक्षण जो किया जाता है, 3 महीना के बाद किया जाता है, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन का निर्माण जो होता है 3 महीना के बाद होता है। 3 महीना से पहले संभव नहीं होता है, ठीक है। टेस्टेस जो होती है, टेस्टेस प्रोस्टेग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल के द्वारा निर्मित पदार्थ को संयुक्त रूप से सीमेन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, टेस्टेस प्रोस्टेग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के द्वारा निर्मित पदार्थ को संयुक्त रूप से, यानी कि वो सबसे जितना पदार्थ बनता है संयुक्त रूप से, वह सीमेन कहा जाता है।
कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। चलिए अब हम लोग आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हम लोग जो इसे कंप्लीट कर चुके हैं। मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन भी समझ लिए, टेस्टोस्टेरोन से क्या क्या होता है सो, और हम लोग समझ लिए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए। क्वेश्चन यहीं से पूछता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।